आज का टॉपिक है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको अक्सर कॉमन सिविल कोड, हिंदी में समान नागरिक संहिता, इस नाम से पुकारते हैं। जो पॉलिटी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है कि राज्य यानी सरकार कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करेगा। लेकिन यहां पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि ये शब्द है क्या? क्या कानून कई प्रकार के होते हैं? तो मन में एक चीज एकदम स्पष्ट रखिएगा कि कोई क्रिमिनल केस अगर होगा तो उसके लिए सबको सजा एक जैसी ही मिलती। आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब में कोई अंतर किसी दो व्यक्तियों को देखते हुए, दो समुदायों को देखते हुए नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि देश बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, समुदाय, अलग अलग परंपराएं, तो ऐसी स्थिति में सिविल मैटर्स में, दीवानी मसलों में, संपत्ति के मसलों में, विवाह तलाक के मसलों में आज की डेट में भारत में दो प्रकार के कानून। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये 1937 से अस्तित्व में है, 1937 से। और हिंदू कोड बिल चूंकि लागू नहीं हुआ, इसको टुकड़ों टुकड़ों में करके लागू किया गया है। ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेसरशिप एक्ट, इस तरीके से करते हैं। तो ये कई टुकड़ों में लागू हुआ है। तो इस देश में शादी, विवाह, तलाक, कुछ मामलों में संपत्ति वगैरह से जुड़ी चीजें, वो दो प्रकार से बेसिकली ट्रीट की जाती है। बाकी ऐसा नहीं, अपराध के मसलों में सबको एक जैसी सजा मिलेगी, इसमें कोई अंतर नहीं रखा जाता है। ये कानून सब पर, क्रिमिनल लॉज जो है सब पर इक्वली लागू किए गए हैं। चूंकि भारतीय संविधान ने ही कहा है कि आर्टिकल 44 के तहत एक कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। तो एक बात तो तय है कि इसको लागू करना है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं। जो आज का प्रश्न है, अब होता क्या है, आपको जैसे पाला पोसा गया है, जैसे आप बड़े हुए हैं, आपने अपने आप को एक खेमे में बंद कर रखा है, और आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो खेमे से निकल के होती। आप या तो इस छोर पे खड़े हैं या उस छोर पे खड़े हैं, काम दोनों से नहीं चलना है, दोनों से नहीं चलना है, ध्यान रखिएगा। हर चीज का सिर्फ विरोध कर देना वो भी ठीक नहीं, हर चीज का सिर्फ समर्थन कर देना वो भी ठीक नहीं। एनालिटिकल अप्रोच आपको होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि पहली चीज तो ये है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो विरोध का बड़ा कारण इसका समय ही है। चूंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है, कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव नजदीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भारत में ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित कर दो। ट्रिपल तलाक यानी एक बार में 3 तलाक बोलना है, प्रतिबंधित कर दो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ उठाया गया और एक अच्छे आदेश को भी विवादित बनाने की कोशिश की गई। कोई भी राजनीतिक लाभ उठाएगा किसी मुद्दे का, बल्कि अगर आप किसी चीज को लागू कराना चाहते हैं तो तरीका यह बनता है कि आप ये कह दीजिए कि भाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, संविधान ने कहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि जब राजनीतिक दल अपने ऊपर श्रेय ले लें, लगते तो दिक्कतें आ जाती हैं। यही कुछ हुआ था एनआरसी के मसले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम में बहुत सारे लोग आके बाहर से लगातार बस रहे हैं, कुछ तो तय करो भाई कि कौन असम के मूल निवासी रहेंगे, कौन बाहरी है। तो 25 मार्च 71 के बाद आए लोगों को बाहरी घोषित करो, उसके पहले वालों का नाम एक रजिस्टर में रख लो, दैट इज एनआरसी। एक बहुत जेन्युइन आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में इसको विवादित बना दिया गया। राजनीतिक दलों की एक बड़ी गंदी आदत होती है, हर चीज का वो अपने सिर पे श्रेय लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी श्रेय लेने लगते हैं। तो इस चीज को कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारे संविधान में कहा गया है, तो निश्चित तौर पे कुछ सोच कर वो सब देश के लिए
अपने जीवन कुर्बान करने वाले लोग थे, जिन्होंने पूरे जीवन देश के लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ सोच कर ही ये चीज रखी गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में कहा इसको लागू करिए, बार बार वो दोहराता भी रहा इस चीज को, तो कुछ तो इसमें दम होगी। लेकिन इस समय चुनाव के पहले लागू करके, और अक्सर तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने सिर पे इसका श्रेय लेके, मुझे पूरी उम्मीद है इसको विवादित बना देंगे और इससे एक उपद्रव उत्पन्न हो जाएगा, जैसी वो हरकतें करेंगे अपने बयानों से। तो पहले इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको तो मालूम ही है कि जब भारत में तुर्क आए, मुगल आए, तब भी भारत में दो प्रकार के कानून चलते थे। उन लोगों ने इस्लाम को मानने वालों के लिए शरिया का प्रयोग किया, शरीयत, और हिंदुओं को उनके पुराने कानूनों के अनुसार ही अपना काम चलाने की अनुमति दे दी थी। ये पहला प्रयास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793। वो एक कोड लेकर आया, कॉर्नवालिस कोड। तो पहली बार सब पर एक जैसे कानून लागू करने की एक कोशिश थी। मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित कॉर्नवालिस कोड में कहा गया कि अगर आप अपराध करते हैं तो भले ही किसी ने किसी का मर्डर किया हो, वो अपराधी जिसका मर्डर किया गया उसके प्रति नहीं है, शासन के प्रति है। वास्तव में उसने शासन को चुनौती दी, सजा उसको दिलाने की जिम्मेदारी शासन की। और ऐसे ही तमाम चीजें कानून के लिए सब बराबर है, सबको वो अपराध के लिए समान रूप से दंडित करेगा। तो कॉर्नवालिस कोड से एक परंपरा चली। उसके बाद समय बीता, बीच बीच में अंग्रेज इस तरीके के तमाम कानून लाते रहे। लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा हमारा कह लीजिए युवा हुआ, यंग हुआ, अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अब शायद इस देश में वो रह ना पाए, और सबसे ज्यादा डर उनको लगता था हिंदू मुस्लिम एकता से। 1857 में उन्होंने देखा था कि हिंदू मुस्लिम एक होकर उनको कैसे चैलेंज कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में उन लोगों ने कुछ ऐसे नियम जो रोम की पुरानी कहावतें हैं उन पर लागू करने शुरू किए, डिवाइड एंड रूल। अचानक बैठे बैठे 1937 में आप कल्पना करिए, जाने के सिर्फ 10 साल पहले अंग्रेज एक कानून लेकर आते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ। कहते हैं मुस्लिम समुदाय को इसके अनुसार अब ट्रीट किया जाए। यद्यपि अब अंग्रेजों के जाने का समय था, लेकिन 10 साल बाद जब देश आजाद हुआ, संविधान सभा ने सीरियसली विचार किया कि देश में चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो और चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे अपराध से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो मुद्दे विवाह से, सक्सेसरशिप से, संपत्ति के बंटवारे से, किसी से जुड़े हों, सब में कानून एक जैसे हों, इसलिए आर्टिकल 44 रखा गया। लेकिन हकीकत यही है कि आज की डेट पे भारत में सिर्फ एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो भी गोवा है। और गोवा में कोई आज से लागू नहीं है, गोवा में महात्मा गांधी के जन्म वर्ष से 1869 से लागू है। गोवा में मुस्लिम और हिंदू, क्रिश्चियन सभी एक ही कानून के तहत सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मैटर्स उनके टैकल किए जाएंगे। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड 1869 से ही लागू है। आजादी के बाद इसको लागू किया नहीं गया, आर्टिकल 44 को। लेकिन एक बड़ा अजीबोगरीब मसला 1985 में आ गया। अब इसकी भी खूब चर्चा होने वाली है। ये था शाहबानो केस। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो गाहे बगाहे इसकी चर्चा हो जाती है। शाहबानो एक महिला थी जिन्हें शादी तो उनकी 1932 की थी, लेकिन उनके पति ने जब तलाक दिया तो 78 में उन्होंने इंदौर की अदालत में एक केस फाइल किया कि मुझको गुजारा भत्ता वैसे ही मिले जैसे कि हिंदू औरतों को मेंटेनेंस अलाउंस मिलता। निचली अदालतों में वो हारती चली गई कि भाई देखिए, आप ट्रीट की जाती हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख औरतें ट्रीट की जाती हैं
वो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेसरशिप एक्ट, इसके अनुसार तो आपको हम नहीं आदेश देकर दिला सकते। अंत में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय दिया। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था कि साहबानों को अपने पति से गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए और इसके लिए जरूरी हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। ये उचित वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है और इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाती, लेकिन तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ही पलट दिया। अब यही दिक्कतें आ जाती, राजनीति किसी मुद्दे पे की जाए, आज इसको लागू करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश की जाए वो भी गलत है, लेकिन 1985 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था तो उसके अनुसार काम नहीं किया गया, वो भी गलत है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, ना आप पक्ष है ना आप प्रतिपक्ष हैं, आप हमेशा निष्पक्ष हैं, तभी आपको इतना जिम्मेदारी भरा पद मिल सकता है। वो बात अलग है कि जाने के बाद आदमी चाहे जैसा हो जाए, कम से कम अप्रोच तो कॉपी में यही दिखना चाहिए। अभी 85 के बाद ये मुद्दा ऐसा आया, वो अगले कुछ वर्ष थे ही भारत की राजनीति में, भारत के समाज में बड़े तनाव को। कुछ समय बाद श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, फिर मंडल आयोग, फिर आप जानते हैं कि हम जाति धर्म इन्हीं सब चीजों में उलझते रह गए। वो बात अलग थी कि नई आर्थिक नीतियां भी लागू हुई थी 1991। ये भारत के बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कुछ वर्षों में से वहां आप देख सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों हुआ क्या कि गोवा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई से कहा कि गोवा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहता है, तो आप इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करिए। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपा, जिसको हो सकता है कुछ ही दिनों में विधानसभा में रख के अप्रूव कराया जाए। राजनीतिक दलों को एक बैठे बिठाए अच्छा खासा मुद्दा मिल गया कि अगर इसको हर एक राज्य जो इसका समर्थक है या राजनीतिक दल अपनी अपनी विधानसभा में पारित करा ले तो चुनाव तो इजीली निकलते चले जाएंगे। जनता हमारी बहुत ज्यादा विचार करती नहीं है और ये दोनों समुदायों में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक समुदाय विचार नहीं करता तो दूसरा बड़ा विचारशील है, ये पूरे भारत की एक प्रवृत्ति बन चुकी। तो आजकल ये मुद्दा खूब चर्चा में आ गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी ऐसी बात कह दी। देखिए, बात अतार्किक नहीं है, हम सिर्फ डिस्कशन इसके समय को लेकर कर सकते हैं कि क्या ये उचित समय है, जबकि अब लोकसभा चुनाव के वर्ष में हम प्रवेश कर चुके। ये काम कुछ साल पहले किया गया होता, सुप्रीम कोर्ट के नाम से किया गया होता तो शायद दिक्कत ना होती, लेकिन अचानक एक चीज आ गई है। यही आपके इस पूरी क्लास का जो है पूरा निष्कर्ष रहेगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे ट्राइबल स्टेट्स, इन्होंने अचानक आवाज उठानी शुरू कर दी। कई आदिवासी संगठनों ने कहा कि हमारे अलग किस्म के नियम है, हमारे शादी विवाह, उत्तराधिकार, मैरिज, सक्सेसरशिप, इनके अलग अलग नियम है। अगर आप इसको लागू करेंगे तो क्या इसमें भी आप हस्तक्षेप करेंगे? और तो और सिख संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले अकाली दल ने भी विरोध कर दिया। अब यह एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों ने विरोध कर दिया है कि हम मैटरनल सोसाइटी, मातृसत्तात्मक समाज, हमारे यहाँ के नियम अलग है। नगा जनजाति ने कहा है हमारे यहाँ के नियम अलग है। जैसे उसके यहाँ के कुछ नियम ऐसे होते हैं कि अभी तो नियम कुछ ये है कि भाई एक पिता के दो बेटे हैं, संपत्ति बराबर बराबर देगा। अगर पिता ने संपत्ति खुद अर्जित की है तो भले कुछ उसमें परिवर्तन कर दे, पैतृक संपत्ति बराबर ही बटेगी। लेकिन नगा जनजाति का नियम कुछ अलग चलता है। नगा जनजाति में जैसे ही बेटे की शादी होती है उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है। अंत में जो छोटा बेटा है वह माता पिता के साथ रहता है, वही संपत्ति का वारिस बनता है। वो आशंकित है कि हमारी इस परंपरा में आप हस्तक्षेप करेंगे। एक रही सही कसर पूरी कर दी है
टोडा और गद्दी जनजातियों ने आवाज उठाकर, इनमें आज भी पॉलीगैमी चलती है, एक स्त्री की शादी हो सकता है 2 भाइयों से कर दी जाए। कुछ जनजातियों में एक पुरुष एक से अधिक शादी कर सकता है। आपने देखा होगा अक्सर आपको सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा परिवार है, इनकी इतनी पत्नियां हैं, इतने बच्चे, इस तरीके से करते हुए अब उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। यद्यपि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आदिवासी और सिख संप्रदाय पर इसका असर नहीं पड़ेगा, फिर आप इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। तब ये कैसे समान नागरिक संहिता हुई कि एक पर असर पड़ेगा बाकी पे असर नहीं पड़ेगा? तब और ज्यादा आशंका बलवती होती है कि यार इसका मतलब चुनाव के समय ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ये लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर सब पे असर पड़ेगा तो भारत जैसे बड़े देश को बड़ी समझदारी से ही चलाया जा सकता है। यहाँ हिंदुओं में ही अनेक प्रकार के नियम चलते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि केरल में मामा के लड़के या लड़की से शादी की अनुमति होती, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी अपने सगे मामा, बुआ, चाचा इनके लड़के या लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो अवैध मानी जाएगी। लेकिन केरल के लिए छूट दी गई है। तो दक्षिण भारत में कुछ और भी परंपराएं हैं, जैसे कि तमाम समुदाय जो है वो दाह संस्कार न करके वो भू समाधि इसका प्रयोग करते हैं। तो उस परिस्थिति में अब यहां एक ऐसी चीज उभर कर सामने आने वाली है कि अगर आदिवासियों पे लागू नहीं होगा, जो अधिकांशतः कम से कम नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन हो चुके, अगर ये सिखों पे लागू नहीं होगा तो सिर्फ एक पर लागू होने से इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कह सकते। और फिर चुनावी वर्ष में आप इसको क्यों लेके आ रहे हैं? एक नई चीज इसमें और भी उभर कर सामने आने वाली है। वो चीज ये है कि जैसे उत्तराखंड में रंजना प्रकाश देसाई ने जो ड्राफ्ट पेश किया है और कहा जा रहा है कि उसी के अनुसार इसको शायद केंद्र में और बाकी राज्यों में लाया जाएगा। बेटियों को भी संपत्ति में बराबरी का हक दिया जाएगा। इसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर में एक मतभेद शुरू में भी हुआ था, जब उन्होंने 1951 में मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तर्क हम यहाँ ज्यादा वाजिब देखते हैं। उन्होंने कहा देखिए, लड़की शादी करती, कहीं चली जाती, फिर किसी की पत्नी बनती, फिर वहां संपत्ति में बराबर के हकदार हो जाती पति के साथ। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं इसके बाद भी वो पिता की संपत्ति में हक मांग रही है या मांग सकती, तो संपत्ति के अंतहीन मुकदमे चलेंगे। जिसका भी साले बहनोई का झगड़ा होगा बस यही एक केस उभर कर सामने आएगा। हाँ, उस परिस्थिति में जब माता पिता की जिम्मेदारी लड़की की हो, जब लड़की अविवाहित हो, जब लड़की पर माता पिता डिपेंड हो, या जब लड़की वैसे ही परिवार का अंग बनी हुई हो जैसे उसके भाई, तो उसको आज भी बराबरी से ही टैकल किया जाता है। उसको पूरा हक है अपने भाइयों के साथ संपत्ति में हक मांगने का। तो ये कॉमन नियम बना देने से, मतलब अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, एक बात कही थी, जैसे पैतृक संपत्ति जब व्यक्ति अपने नाम ट्रांसफर कराएगा तो एक बार अपनी बहनों से भी एनओसी लेगा। अब हर जगह तो अच्छे रिश्ते होते नहीं हैं कि बहनोई और साले में अच्छे रिश्ते, हो सकता है देने से मना कर दें। अब वो संपत्ति के केस लटकने शुरू होंगे, अदालतों में दीवानी के मुकदमों की बाढ़ सी आ सकती। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि इस बहाने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की माता पिता के साथ है, माता पिता की देखरेख कर रही है, या विवाहित है, या दुर्भाग्य से मान लीजिए परित्यक्ता है, डायवोर्सी है, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर उसको संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए, और दिया भी जा रहा है, मिलता भी। इसके लिए कोर्ट कई बार इंस्ट्रक्ट कर चुका है। लेकिन अब एक इसको लेकर भी आशंका उत्पन्न होगी। एक इसमें अच्छा पहलू और जिसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी करते हुए शहीद हो जाता है, पुलिस में है, सेना में है, तो निश्चित तौर पर उसकी पत्नी को तमाम प्रकार के लाभ मिलते हैं, नौकरी मिलती। और उसके बाद उस स्त्री ने अगर शादी कर ली किसी और से,
तो जिस व्यक्ति की वो विधवा है उसके माता पिता, उनकी देखरेख कौन करेगा? तो रंजना प्रकाश देसाई ने एक रिकमेंडेशन दी कि नहीं नहीं, उस बुजुर्ग को एक अलाउंस तो मिलना ही चाहिए। ये स्थिति तब बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। उत्तर प्रदेश में एक डेप्यूटी एसपी अपराधियों द्वारा एक एनकाउंटर में मारे गए और उनकी पत्नी को नौकरी मिली, तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं मिली। बाद में उस स्त्री ने कहीं और शादी कर ली, तो उनके माता पिता की स्थिति आई कि स्थिति तो हमारी बड़ी दयनीय है, वो एक पैसा नहीं देती, हमारा वो एक ही लड़का था, हमारा लड़का न रहने से आज हमारी क्या स्थिति हो गई, लड़का तो खोया ही, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। तो इसमें उनको प्रोटेक्शन की बात कही गई है, एक वेलकम साइन भी है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्य चीज वही है कि इस प्रकार के जब कानून लागू किए जाते हैं तो उसको राजनीतिक रूप से न प्रयोग करके एक व्यापक सहमति बनाइए, प्रबुद्ध वर्ग को आगे करिए। जो भी डिस्प्यूट्स हैं, चूंकि विधि आयोग ने भी इसकी चर्चा कर दी है, कमीशन ने, और उसने ऑब्जेक्शंस भी मांगे हैं। 24 घंटे के अंदर 6.5 लाख ऑब्जेक्शन उसके पास दर्ज कराए जा चुके हैं। तो हो सके तो जो जरूरी सुधार है वो सुधार किए जाए, एक सहमति बनाई जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट और संविधान को आगे रखकर कदम उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सबके लिए लाभदायक होगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, भारत के सारे समाज के लिए भी, आदिवासी वर्ग की आशंकाओं को भी दूर करना होगा। आर्टिकल 371 में भारत के तमाम ट्राइबल स्टेट्स को विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको कह दिया गया है, नागालैंड भी शामिल है, मिजोरम भी शामिल है, कि भाई कोई भी कानून आप पर हम थोपेंगे नहीं, कोई भी कानून जब लागू करेंगे तो आपकी विधानसभा की सहमति से करेंगे। तो उनको एकदम एश्योर कर दिया जाना चाहिए कि नहीं नहीं, आप जितनी चीजों पर सहमत होंगे हम बस उतने पे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि इस मुद्दे को देश या समाज को एक नई दिशा देनी है, इस उद्देश्य से लागू किया जाए। ये कोई चुनावी हथकंडा नहीं, और अगर चुनावी हथकंडा बना तो वही होगा जो एनआरसी का हुआ। इतना बेहतरीन कानून एनआरसी का था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आया था, उसको चुनावी हथकंडा बना लिया गया और आज ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। ढेर सारे घुसपैठी आए थे, वो आज ऐसे के ऐसे ही वहां बने हुए हैं। तो इसको आप जब भी इस मुद्दे पर अपनी कोई बात रखेंगे तो बहुत बैलेंस्ड रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।